Anil Pandey, Assistant Professor, IIT College of Law. Today I am teaching you Muslim law, kinds of marriage in Muslim law. Actually, मैं अगर बात करूँ कि पर्सनल लॉ की, तो मुस्लिम लॉ जो पर्सनल लॉ जो है उसमें बहुत सारे हमारे बीच में इशूज़ आते हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको लेकर के हमारे बीच में ये भ्रांतियाँ हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे बीच में कुछ मिथ्स हैं। तो आज मैं अपने लेक्चर में वो मिथ्स जो है, वो डाउट्स जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैरिजेस अगर हम बात करें कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारा हिंदू मैरिज एंड मुस्लिम मैरिज में एक डिफरेंस क्या है, एक ग्रेट डिफरेंस जो हमारे कहा हम लोग जानते हैं, वो हिंदू मैरिज इज अ कमिटमेंट एंड मुस्लिम मैरिज इज एन एक कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है मुस्लिम मैरिज, जिसको कि हम निकाह बोलते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लाम का पर्सनल लॉ है, तो यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम मस्ट बी मुस्लिम होने चाहिए। ऑब्वियसली उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल पेपर बनता है, जिसपे कि जो निकाहनामा कहा जाता है, और उस निकाहनामे पे दोनों के साइन होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्राइमरली अंडर मुस्लिम लॉ जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ऑब्वियसली वी नो रेगुलर मैरिज नोन एज निकाह। ऑब्वियसली हम लोग निकाह को ही जानते हैं, बट देयर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ मैरिज दैट इज नोन एज मुताह मैरिज। मुताह मैरिज कहीं ना कहीं एक हिडन कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत कम हम लोगों के बीच में, मतलब मैं कह सकती हूँ पर्सनल लॉ से अगर हम बाहर की बात करें तो बहुत कम ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। बट पहले निकाह पे अगर हम जाते हैं, तो अगर हम निकाह में होता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि अप्रूवल ऑफ गार्जियन, देन अप्रूवल ऑफ वुमेन हस्बैंड। किसी भी मैरिज कंडीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस्लाम में कि जो कबूलनामा, इसमें बोला कबूल वर्ड, जो कबूलनामा की बात होती है वो ब्राइड के द्वारा, देन टू विटनेसेस। ऑल्सो वी नो कि दो जो मुस्लिम विटनेसेस की बात की जाती है, गवाहों की बात की जाती है, वो गवाही होना बहुत जरूरी है। वो कोई भी गवाह हो सकते हैं, बट गवाहों के लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जो अभी आगे डिस्कस करते हैं। निकाह वैलिड कब होता है? व्हेन निकाह इज वैलिड। ऑब्वियसली कभी कभी हमारी कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जब हम लोगों को नहीं पता होता है कि अवर मैरिज इज वैलिड और वॉइड। तो वैलिड निकाह की अगर हम बात करते हैं, तो वैलिड निकाह में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर, बिकॉज निकाह इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है, दैट इज ऑफर। यहाँ पे भी जो ग्रूम होता है, ग्रूम के द्वारा ब्राइड को एक निकाह का ऑफर दिया जाता है, and obviously there is an offer, then there should be acceptance with free consent. फ्री consent से एक्सेप्टेंस होना भी बहुत जरूरी है, जो कि ब्राइड देती है। ये सबसे इसेंशियल आपकी कंडीशन आती है आफ्टर व्हेन ब्राइड एंड ग्रूम बोथ आर इन रिलेटेड विद इस्लामिक रीजन। उसके बाद में ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी होगी। फिर सिनेरियो आता है कि ब्राइड और ग्रूम जो है, दे शुड बी साउंड माइंड बिकॉज द मुस्लिम मैरिजेस निकाह इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ कंडीशंस है, एसेंशियल कंडीशंस आती है, उनमें कंडीशन आती है साउंड माइंड होनी। साउंड माइंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है ब्राइड और ग्रूम के लिए। देन ऑल्सो अटेन प्यूरिटी। शादी करने के लिए उस
अवस्था का होना बहुत जरूरी है जहाँ पर जा करके शादी करने की कंडीशन थी, जिसको हमारे यहाँ पे यौवनावस्था कहा जाता है। यौवनावस्था होना, बचपन की शादियों के यहाँ पे कोई मान्यता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बट इन केस ऑफ माइनर और इन केस ऑफ लूनाटिक पर्सन, इन केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्सेंट की बात आती है, वो कॉन्सेंट हमारे रिस्पेक्टिव गार्जियंस दे सकते हैं। रिस्पेक्टिव गार्जियंस जो कॉन्सेंट देते हैं उसको वैलिड माना जाता है। देन अगर कोई भी साउंड माइंड बंदा अपनी फ्री कॉन्सेंट नहीं देता है ड्यू टू एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस or any other condition, the marriage will be void. वो शादी void मानी जाएगी। और if there is no consent in between the bride and groom, तो कहते हैं ना हड़बड़ी की शादी नहीं हो सकती है। बिल्कुल सीधा सा कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल सीधा सा कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जो भी दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो पार्टी हमारी जो है वो पूरी तरह से साउंड माइंड होनी चाहिए, वो पूरी तरह से मेजर होनी चाहिए और अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। Because we are talking about Islamic law, so obviously bride and groom should be related to Islamic religion. एंड उसके बाद में जो ऑफर एक्सेप्टेंस का की कंडीशन है वो बहुत ही जरूरी है। ऑफर और एक्सेप्टेंस एज पर लॉ, पर्सनल लॉ, ये कहा जाता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए। मीन ग्रूम की तरफ से जो ऑफर शादी के लिए जाता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उसमें कुछ महर भी डिसाइडेड किया जाता है बाद में, तो उसका एक्सेप्टेंस उसी मीटिंग में होना चाहिए। ये प्राइमरली ये एक कंडीशन थी, प्राइमरली इस तरह की कंडीशन इम्पोज की गई थी। पर जैसे जैसे टाइम चेंज आता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भी हमारी कुछ सिनारियो चेंज हो रहा है और चीज़ें हमारी चेंज हुई हैं। तो इस कंडीशन को कहीं ना कहीं साइड बाई कर दिया गया है कि फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी जो फर्स्ट मीटिंग हो उसमें ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। बट ये स्टार्टिंग में और ये जो प्राइमरी लेवल पे पहले का इस यही सिनारियो था। फिर इसके बाद में आपकी बात आती है कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट वैलिड निकाह, हम निकाह वैलिड होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि कभी कभी हमारे बीच में कुछ हम गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसमें हमको ऐसा लगता है कि हमारी शादी वैलिड है, बट वो कहीं ना किसी मिस्टेक में जाती है और जब पर्सनल लॉ को डील करता है तो उसको वॉइड करार कर देता है। वॉइड मीन्स जीरो करार कर देता है, नील कर देता है। तो ये कंडीशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी वैलिड मैरिज के लिए हमारा पर्सनल लॉ या हमारे लॉ हमारे क्या कहते हैं। उसके बाद में निकाह की हम लोग बात कर रहे थे, तो निकाह में यहाँ पे ऑब्वियसली निकाह जो है वो ब्राइड ग्रूम, वर और वधू, एक लड़का, एक मुस्लिम लड़के और एक मुस्लिम लड़की के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। देन ये कंडीशंस होने के बाद में अब हम बात कहाँ पे बात करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे इनके निकाह में जो इनके गवाह होते हैं उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब उनका जो निकाह है उन गवाहों की उन गवाहों की कैपेसिटी पे, उनकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। किसी भी निकाह में जो गवाह होने हैं वहां पे कम से कम एक मेल और एक फीमेल होना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेल विटनेस, इफ देयर आर टू फीमेल्स, अगर दो फीमेल्स भी हैं तो वहां पे उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड तभी माना जाएगा जब वहां पे कहीं ना कहीं एक मेल होना जरूरी है। जो भी विटनेस है, विटनेस आपका मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे निकाह की बात हो रही है, तो जो गवाह भी होंगे दे शुड बी मुस्लिम, उनको मुस्लिम होना जरूरी है। उसके बाद में गवाहों की कैपेबिलिटी की बात करें तो गवाहों को
को साउंड माइंड, मेच्योर, मेजर होना बहुत जरूरी है। और उनकी भी फ्री कॉन्सेंट हो, वो किसी दबाव में में आपके यहाँ गवाही नहीं दे रहे हैं। ये होना, ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी निकाह में गवाह के तौर पे एक मुस्लिम मेल मेंबर का एज अ विटनेस होना बहुत जरूरी होता है। अगर कहीं पर भी जो गवाहों के का क्राइटेरिया है, गवाहों के लिए बात मैंने आपको बताई, गवाहों की हम बात करें कि गवाह किस तरह से, किस तरह के गवाह होने चाहिए, उनका किस तरह की उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं गवाहों में किसी तरह की मिस्टेक होती है, मान लीजिए वो कोई अनसाउंड माइंड बंदा है जिसको आपने गवाह बनाया, या एक नॉन मुस्लिम बंदा है जिसको आपने गवाह बनाया, या हो सकता है वो एक माइनर हो, तो वो आपकी शादी की वैलिडिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे गवाह कैसे होने चाहिए। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि जिस तरह से हमने एक ऑफर की बात की, एक एक्सेप्टेंस की बात की, उसके बाद में हमने गवाहों की बात की, उस इसेंशियल क्राइटेरिया की बात की जो कि एक वैलिड निकाह के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बाद में, जिसको कि हम लोग कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज महर, डावर। मुस्लिम निकाह में, निकाह की अगर हम बात करें, उसमें डावर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ देयर इज द एब्सेंस ऑफ डावर, द निकाह विल बी वॉइड। अगर डावर आपका नहीं है, डावर आपका वहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है, तो वो निकाह आपका वॉइड हो जाएगा। इसके बाद में अब अगर मैंने आपके को निकाह की बात की, बट यहाँ पे मुस्लिम इस्लामिक लॉ में देयर इज ऑल्सो अ मुताह मैरिज। यहाँ पे एक मुताह मैरिज का कॉन्सेप्ट है। मुताह मैरिज इज नोन एज टेम्परेरी मैरिज। एक टेम्परेरी मैरिज जो आज की डेट में हम लोग अगर हम एक जनरल बात करें, या हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें, या एनी अदर किसी और की बात करें एक्सेप्ट इस्लामिक रिलीजन, तो एक जो हमारे बीच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एक ट्रेंड आ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चल रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जो ट्रेंड है, उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक अ मुताह मैरिज, मुताह मैरिज की तरह। मुताह मैरिज इज अ टेम्परेरी मैरिज। टेम्परेरी मैरिज इन द सेंस, मुताह मैरिज में पहले से ब्राइड और ग्रूम, मुस्लिम लड़का और मुस्लिम लड़की को ये पता होता है कि फॉर व्हाट टाइम, कितने टाइम के लिए हमारी ये मैरिज हो रही है। फॉर 1 डे, फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 10 months, 1 year, 2 year, और एंड सो ऑन। तो ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए मुताह मैरिज होती है, बट निकाह स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं था, निकाह फॉर होल लाइफ के लिए था। बट मुताह मैरिज इज ओनली फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। और आफ्टर द एंड ऑफ दैट स्पेसिफिक पीरियड, मुताह मैरिज विल डिसॉल्व हो जाती है। उसको किसी प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं होती है। बट मुताह मैरिज जो शिया और सुन्नी समुदाय है हमारे यहाँ इस्लाम में, उसमें शिया समुदाय में ही रिकॉग्नाइज्ड है। शिया समुदाय में ही मुताह मैरिज रिकॉग्नाइज की गई है। सुन्नी जो है उसको रिकॉग्नाइज मुताह मैरिज को नहीं करता है। अब मुताह एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुताह? मुताह is an Arabic word, and its meaning is for enjoyment, for pleasure. किसी भी enjoyment की बात करें, या किसी भी तरह के pleasure की बात करें, सुख की बात करें, तो वो मुताह का मतलब होता है। तो इट मीन्स मुताह मैरिज का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो सिंपल उसका एम है, दैट इज ओनली फॉर enjoyment और pleasure ऑफ द लाइफ।
वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, ब्राइड और ग्रूम के ऊपर, लड़के और लड़की के ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। पोस्ट मुता मैरिज भी कोई भी किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं आती है। स्पेसिफिक पीरियड की हम लोग बात कर रहे थे। स्पेसिफिक पीरियड हमारा पहले से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुता मैरिज के लिए कंडीशन जो है, कंडीशन है कि आपका स्पेसिफिक पीरियड पहले ही डिसाइडेड होना चाहिए। मीन्स लड़का और लड़की पहले से इस बात का डिसीजन ले ले कि फॉर व्हाट टाइम दे आर इन मुता मैरिज, कितने टाइम के लिए वो मुता मैरिज में है। This is the very important and essential condition for muta marriage. Then डावर भी उसमें फिक्स किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, जो भी लड़का और लड़की और दोनों के कंसेंसन का डावर भी उसमें कंफर्म होता है। शिया समुदाय जो है उन्होंने मुता मैरिज को रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने मुता मैरिज को मान्यता दी है, वो मुता मैरिज को मानते हैं। तो अभी जो हम निकाह के कॉन्सेप्ट में एक बात पढ़ रहे थे, बार बार मैं ये बात बोल रही थी कि निकाह के लिए मेल और फीमेल बोथ शुड बी मोहम्मदन, बोथ शुड बी इन इस्लामिक रिलीजन, दोनों ही होने थी। बट इन मुता मैरिज अकॉर्डिंग टू शिया द मुता एक नॉन मुस्लिम के साथ भी मुता मैरिज की जा सकती है। एक मुस्लिम मेल एक नॉन मुस्लिम फीमेल के साथ में मुता मैरिज कर सकता है, पर एक मुस्लिम वुमेन और फीमेल कांट कॉन्ट्रैक्ट इन ए मुता मैरिज विद नॉन मुस्लिम गाय। लेकिन एक मुस्लिम फीमेल एक नॉन मुस्लिम लड़के के साथ में मुता मैरिज नहीं कर सकती है, रिस्ट्रिक्टेड है। बट एक मुस्लिम लड़का किसी भी समुदाय किसी भी रिलीजन की लड़की के साथ में मुता मैरिज कर सकता है, इवन शी इज द फायर वर्शिपर, भले ही वो भगवान की पूजा करने वाली हो, भले ही वो क्रिश्चियन हो, भले ही वो किसी भी धर्म और जाति से व्यक्ति हो, उसको वहाँ पे ये हक दिया गया है कि एक शिया मेल एक नॉन मुस्लिम महिला के साथ में मुता मैरिज कर सकता है। बट ए शिया वुमेन कांट contract in a मुता मैरिज विद नॉन मुस्लिम। उसके बाद में एक वैलिड मुता क्या होता है कि हम लोग मुता मैरिज तो समझ गए, मुता मैरिज का फंडा भी क्लियर हो गया, लेकिन कहीं पे अगर मुता मैरिज में किसी भी तरह का क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं हो पाया, तो दैट मुता मैरिज विल कन्वर्ट इनटू निकाह, वो निकाह में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि द टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ मैरिज मस्ट बी फिक्स्ड। मैरिज का टर्म, वो टर्म्स कंडीशंस की बात की जा रही है और ड्यूरेशन की बात की, इस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात की जा रही है, वो फिक्स्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका टाइम फिक्स नहीं है, इट मीन्स दैट इज नॉट अ मुता मैरिज। That time may be 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 2 years, and so on. Then, dower is also essential condition. Dower भी उसका जो है स्पेसिफाइड होता है, फिक्स होता है। जो भी डावर उनके बीच में फिक्स होगा वो डावर फिक्स होता है। बट मैंने आपको फिर वही बात बोली कि ये दो चीजें, दो कंडीशंस हमारे मुता के लिए बहुत इसेंशियल है। यहाँ पे जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट था वो शिया समुदाय ने उसको मेल्स के लिए उस कॉन्सेप्ट को हटा रखा है, बट फीमेल्स के लिए वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर डावर या उस टाइम पीरियड की बात करें, उसमें किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आता है या ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज नहीं पता है कि मुता मैरिज में हमको पहले से, ठीक है हम दोनों की कॉन्सेंट है, दोनों की कॉन्सेंट है और हमको नहीं पता है कि हमारा जो टाइम पीरियड हमको पहले से फिक्स करना होता है और उसको
बाकायदा उसको बताना, एक्सप्रेस करना होता है। तो उस कंडीशन में वो लाइफ, वो शादी जो वो मुता मैरिज होगी, दैट मुता मैरिज विल कन्वर्टेड इनटू निकाह, वो निकाह में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके वो उसको उसमें फिर जो भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आएंगे, जो भी आपके ऊपर कंडीशन इम्पोज होंगे, उनको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी डावर जो है, महर डिसाइडेड नहीं है, फिर मैं बोल रही हूँ ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मे बी, कि आपको नहीं पता हो कि डावर जो है डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, एक इसेंशियल कंडीशन है, तो आप उस केस में आपका मुता मैरिज भी वॉइड है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जो हैं मुता मैरिज के लिए, इनका होना बहुत ज़रूरी है एक वैलिड मुता के लिए। उसके बाद में मुता मैरिज में अगर किसी भी तरह से, वैसे तो आफ्टर मुता मैरिज व्हेन योर टाइम पीरियड बिकम कंप्लीटेड, आपका टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका मुता मैरिज अपने आप से, उसके लिए किसी प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए किसी तलाक के प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप से वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड में, उस मुता के टाइम में, अगर उस मुता मैरिज से किसी भी तरह से किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है, तो दैट चाइल्ड will be legitimate child for their parents and capable to inherit the property of their parent, उसको अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी में वो इनहेरिट करने का पूरा राइट मिलता है। इसको सोहरा सिंह वर्सेस जाफरी बीवी के केस लॉ में इसके लिए इसको यहाँ कोर्ट ने इसके लिए इस डिसीजन को ग्रांट किया कि अगर मुता मैरिज से किसी भी तरह से अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए पूरा लेजिटिमेट चाइल्ड होगा और वो अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी ही होगा। अब अगर हम बात करें कि मुता और निकाह में डिफरेंसेस क्या हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना मैंने बताया उसमें आपको मुता और निकाह में डिफरेंसेस तो पता चल ही गए होंगे, बट एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तो निकाह इज परमानेंट बट मुता इज टेम्परेरी। एज यू नो, मुता इज फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड निकाह इज फॉर द होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए निकाह होता है, और मुता किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। बट इन इस्लामिक लॉ, निकाह इज रिकॉग्नाइज्ड, निकाह इज लीगल, बट मुता इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सुन्नी में तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, सुन्नी में तो इसको मान्यता ही नहीं दी है, शिया में तो है, शिया ही इसको मानते हैं। तो अगर आप कहेंगे फुल एंड फुल की मुता इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड निकाह इज रिकॉग्नाइज्ड। On the basis of डावर, डावर इज प्रेजेंट इन बोथ मुता एंड निकाह, निकाह और मुता में दोनों में डावर होना बहुत जरूरी है। अगर मुता में भी डावर कहीं ना कहीं नहीं है और निकाह में भी डावर नहीं है, तो वो शादी वॉइड हो जाती है। टर्मिनेशन, on the basis of termination, the procedure of talaq is required in nikah, but तलाक इज नॉट रिक्वायर्ड इन मुता। मुता में तलाक की जरूरत नहीं है, तलाकनामे की जरूरत नहीं है, तलाक के प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। जैसे टाइम पीरियड आपका कंप्लीट होगा, अपने आप से टर्मिनेशन आपके मुता का हो जाएगा। उसको आपको रिवाइज करना है तो फिर आपको फिर नया रिवाइज करना होगा। लेकिन अगर आप उसको बिना टर्मिनेशन आपको आ गया, आप उसको कैरी ऑन कर रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको वॉइस, फिर वो आपके लिए परमानेंटली बाइंडिंग हो जाएगा, फिर वो आपकी वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है कि इफ देयर इज अ लैक ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, द मुता विल कन्वर्टेड इनटू निकाह। क्लियर? अब मुता की बातें हो गई, अब हम फिर से निकाह पे आते हैं।
अगर आप निकाह की बात करें तो एज पर अवर हिंदू लॉ भी, हमारे हिंदू लॉ में भी हमारे यहाँ मैरिज जो है, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी हमको हमारी शादी जो होती है, मैरिज जो होती है, उसको तीन तरह से उसको वो डिवाइड किया है: वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। सेम इज हियर, निकाह में भी तीन तरह से आपकी है: वैलिड, इर्रेगुलर एंड वॉइड। अगर आपने सारी कंडीशंस आपकी एक मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं निकाह के लिए, जिसमें कि आपकी हम डावर की भी बात करते हैं, लड़के और लड़की की इस्लामिक धर्म की भी बात करते हैं, लड़के और उस लड़की की फ्री कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट सॉरी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, और उसके साथ में उनके साउंड माइंड और मेजर होने की बात करते हैं। सारी कंडीशंस उसके साथ साथ में अगर हमारे उनकी शादी के जो भी विटनेसेस हैं वो भी सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं, वो भी साउंड माइंड है, वो भी मेजर है, तो वो शादी, वो निकाह जो है वो वैलिड होता है। बट कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह से आप इस्लाम धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म को के से हट करके कुछ भी किया गया, दैट विल बिकम इरेगुलर मैरिज। इरेगुलर मैरिज कैसे हो जाएगी? अगर कहीं ना कहीं विटनेसेस नहीं है, या चार शादियों की जो मान्यता दी गई है इस्लाम में, वो चौथी शादी के बाद भी उन चार बीवियों के होते हुए, उन चार बीवियों के साथ निकाह में होते हुए अगर पांचवी बीवी से शादी की जाती है, तो दैट मैरिज विल बी इरेगुलर मैरिज। या अगर कोई इद्दत में कोई मुस्लिम महिला है, उसके साथ में अगर निकाह किया जाता है, तो दैट निकाह विल बी इरेगुलर होगा। उसके बाद में अगर कोई मुस्लिम मेल जो है वो किसी नॉन मुस्लिम मेल या फीमेल के साथ शादी करता है, तो दैट मैरिज विल बी इरेगुलर मैरिज। उसके बाद में उसके साथ साथ में और कंडीशंस जो हमारी अराइज होती हैं, जो ऑब्लिगेशंस आते हैं टाइम टू टाइम किसी भी तरह से, जो उनके लीगल इफेक्ट को खत्म करते हैं, वो इरेगुलर मैरिज में आता है। और उसके बाद में लास्ट वन इज वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज एज यू नो कि किसी भी तरह से अगर ऑफर देने और एक्सेप्टेंस देने में किसी भी तरह से यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्री कंसेंट नहीं है, या ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों देने वाले जो ब्राइड और ग्रूम है, वो दोनों ही हमारे कहीं ना कहीं कोई अनसाउंड माइंड है, मे बी माइनर, मे बी मिस्टेक, मे बी किसी भी तरह की, वो किसी भी तरह से कहीं ना कहीं वो उस चीज को ऑफर और एक्सेप्टेंस को फ्री कंसेंट देने की कंडीशन में नहीं है, या किसी कुछ इन कंडीशन से उनका निकाह होता है, जहां पे जाकर के वो उन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता है, उन सारे ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं करता है, वहां पे भी वो निकाह वॉइड हो जाता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि निकाह और मुता, और उसके बाद में उनके बीच के डिफरेंसेस एंड टाइप्स ऑफ निकाह। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसके साथ में ही थैंक यू सो मच।